अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शबाना, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर। आई एम फ्रॉम कराची, डीएचए। आप सबसे पहले जो है मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करती हूं। आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें एजुकेशनल वेबिनार्स के लिए, जिसपे हम सब लोग जो है एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सके। और सबसे पहले दूसरे आप सब स्टूडेंट्स का, जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, हमें अटेंड कर रहे हैं अपनी वेकेशंस के बावजूद, जो है वो आज आप मौजूद हैं, क्योंकि आपकी थ्रस्ट बताती है, नॉलेज की थ्रस्ट, कि आप किस तरह से जो है वो इल्म हासिल करना चाहते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी सारी लग्जरीज छोड़ के आज आप फिजियोथेरेपी सेशन लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये शो करता है आप लोगों का मोटिवेशन, ये शो करता है आपकी यूनिटी फॉर द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन। सो रियली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह ताला आई होप कि हम अब स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। एक चीज जो मैं आपको सबसे पहले ब्रीफ करना चाहूंगी, अक्सर जो है मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं वो ये कहते हैं कि मैडम जो है वो, या फिर आप ये देखें अक्सर टीवी पे भी जब मैं शो कर रही होती हूँ तो वहाँ पे जो है लाइव कॉल्स में जो कॉलर्स बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि हमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और हम सर्वाइकल के प्रॉब्लम में क्या करें। तो ऐसे ही मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे सेड दैट वी हैव सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो सर्वाइकल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द सर्वाइकल स्पाइन, which is related to our neck, that is called cervical. But the cervical is not a problem. Cervical is a terminology which is used to concern with the neck. तो अब हम जब सब लोग जब बात करें, आप लोगों को ये अवेयरनेस दें कि सर्विकल इज नॉट अ डिजीज। सर्विकल एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं स्पेशली नेक से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज के लिए। सर्वाइकल स्पाइन जो है हमारी, आपको सबको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे जितने भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, सर्वाइकल नेक के रीजन को कहते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, और 8 जो हैं वो हमारे इसकी सर्वाइकल नर्व है। और मेनली जो है सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है वो जो होल्ड करते हैं हमारे हेड को, उसमें सबसे पहला एक्सिस एटलस एक्सिस, और दूसरा उसके बाद जो है दूसरे जो है टिपिकल वर्टिब्रा है हमारे। जो इसमें खास स्पेशलिटी है सर्वाइकल स्पाइन के, C1 C2 में जो है वो बॉडी नहीं होती, और ऑडेंटॉइड C2 में जो है ऑडेंटॉइड प्रोसेस जो है इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अपर वर्टिब्रा हैं, अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसमें डिस्काइटिस नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि इन वर्टिब्रा में डिस्क नहीं होती, इसलिए इसमें डिस्क के प्रॉब्लम नहीं होते। ये बात जो है वो आपको समझनी चाहिए। और सबसे अहम चीज जो है सर्वाइकल के बारे में हम बात करेंगे कि जो जब भी हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करते हैं, इससे मुतालिक ये होता है कि ऑल द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सर्विकल रीजन, they can be involved in cases of the cervical spondylosis, in cases of the cervical spondylitis। और इसमें सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि cervical spondylitis में या cervical spondylosis में all the structure in the cervical spine, vertebra, intervertebral disc, facet joint, nerves, muscles, ligament, all these structure can be involved in cases of the cervical spondylosis, not only the vertebra। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों को हैं, जो लोगों को क्लियर करना चाहिए कि इसमें जितने भी सर्वाइकल स्पाइन में स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स में से जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो सर्वाइकल रीजन का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये तो हो गई। उसके अलावा सबसे अहम चीज जो सर्वाइकल स्पाइन में होती है वो है सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल लॉर्डोसिस। सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल लॉर्डोसिस जो है वो इट्स अ सेकेंडरी कर्व ऑफ आवर बॉडी। सेकेंडरी कर्व इसको क्यों कहते हैं, ये बात आपने कभी सोची? क्योंकि प्राइमरी कर्व जो है वो हमारा थोरैसिक और पेल्विक कर्व कहलाता है, और सेकेंडरी कर्व जो है वो सर्वाइकल कर्व कहलाता है। उसकी रीजन ये है कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इट इज डेवलप सेकेंडरी, और फर्स्टली जो है वो डेवलप होता है आपका थोरैसिक एंड पेल्विक कर्व। इसलिए उसको जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में पहले जो है वो थोरैसिक और पेल्विक जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद जो है सेकेंडरी जो कर्व डेवलप होता है वो डेवलप होता है आपका सर्विकल कर्व। और सर्विकल कर्व का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इसकी बायोमैकेनिक्स अल्लाह ताला ने हमारी इस तरह से बनाई है कि हमारे सर का जो वजन 2 to 3 kg होता है, वो वेट जो है वो जो हमारे स्पाइन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, और स्पाइन जो है वो हमारी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रहती है। इसलिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल पोस्चर। अब जो है सर्वाइकल कर्व की मेंटेनेंस जब आप देखते हैं, अक्सर एक्सरेज में जब आपको सर्वाइकल के पेशेंट आप लोगों के पास आते हैं, आप देखते होंगे कि सर्वाइकल के केसेस में अक्सर आपको रेडियोलॉजी फाइंडिंग्स में लिखा होता है लॉस
loss of cervical curve due to the muscular spasm. जब मसल में स्पैज्म होता है तो आपका सर्वाइकल कर्व जो है, आपका कर्व जो है वो मैं जो 20 to 40 डिग्री होता है वो कर्व जो है डिसअपियर हो जाता है। जब कर्व आपका डिसअपियर हो जाता है उसकी वजह से जो है आपकी सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। ना सिर्फ कि सर्वाइकल स्पाइन पे प्रेशर आता है बल्कि थ्रू आउट जो है वो आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड है, स्पाइन है आपकी, उसके ऊपर प्रेशर आता है। उसमें इवन के यहाँ से कि जैसे कि आप अगर आपको अगर इसकी एनाटमी याद हो तो आपको याद होगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, ये सारे जो लिगामेंट्स हैं, ये सारे जो इंटरनल स्पाइन के लिगामेंट्स हैं, और इसके जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो थ्रू आउट इन सारे लिगामेंट्स की वजह से आपकी पूरी स्पाइन जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की डेफिनेशन की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इट इज मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू द फीमेल। 70% ऑफ द मेल females are affected and 90% of the males are affected in the cervical spondylosis. And cervical spondylosis, it is a progressive degenerative disease, or progressive degenerative disorder of our cervical spine. हमारी सर्वाइकल स्पाइन का डिजेनरेटिव एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्वाइकल स्ट्रक्चर। इसमें जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और उसके अलावा जो है नर्व्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ऑल द स्ट्रक्चर कैन बी इन्वॉल्व इन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज। प्रोग्रेसिव का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रोग्रेसिव मींस बढ़ने वाली, एंड डैमेजिंग द टिश्यू, इट इफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ टिश्यू, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव, यानी डीजनरेट कर देता है, इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यूज, द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज, यानी ये स्लो स्लो बढ़ती है और आपके टिश्यूज के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव। अब इसका आपको जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर थीम, अबाउट द लॉजिक ऑफ द डिजीज। तो आपको अब पता चला कि ये जो है इट इज अ प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, एंड यूजुअली इट इज रिलेटेड टू द एज। आफ्टर 50 ईयर्स जो है ये जैसे हमारी बोन्स की वियर एंड टेयर होती है, उसके साथ साथ जो है हमारी बोन्स के वियर एंड टेयर की वजह से डिफरेंट चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है और मस्कुलर स्पैज्म होता है, पेन होता है। ये आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को, आपकी नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। तो इसके जो सबसे अहम चीज जो है वो आपने से समझी कि ये स्लोली बढ़ता है, लेकिन कुछ इसकी दो टर्मिनोलॉजी हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है इट इज रिलेटेड टू द एज। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो अक्सर क्लिनिकल जो आपके पेशेंट्स आते हैं उसमें अक्सर लिखा होता है सर्वाइकल को स्पॉन्डिलाइटिस। सॉरी, मैं इनको म्यूट कर दूं, जितने भी हमारे जो हैं इसमें मुस्तकिल जो है वो आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग इनके पार्टिसिपेंट्स के जो माइक है उनको आप लोग म्यूट कर दें, क्योंकि उसकी वजह से बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। तो हाँ जी। अब जी उसामा, आप प्लीज इनके माइक्स जो हैं पार्टिसिपेंट्स के उनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लेक्चर में जो है वो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, लेक्चर दे नहीं पा रही मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मेन डिफरेंस ये है, स्पॉन्डिलाइटिस जहां कहीं भी TIS का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो जब हम इन्फ्लेमेट इसकी बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये होता है इट इज नॉट रिलेटेड टू द एज। ये ड्यू टू डिफरेंट डिजीजेज हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको स्पाइन के अंदर, जैसे आप ये एक अलग टाइप की डिजीज है जिसके अंदर आपकी डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम होता है, स्पाइन जो है बिल्कुल बम्बू टाइप और स्ट्रेट स्पाइन हो जाती है, नो मूवमेंट इन द स्पाइन। तो इसको इसमें किसी भी इन्फ्लेमेटरी कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये स्पॉन्डिलाइटिस यंगस्टर्स में भी होता है बिफोर द एज ऑफ 35। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये इट इज रिलेटेड टू द एज, ये जो है एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीज है जो कि स्लो स्लो बढ़ती है, ये इसका मेन है। और मेनली जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो डिफरेंट बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो रिसेंटली रिसर्चेस कहती हैं, रिसेंटली जो है थोड़ा थोड़ा आप जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि डिफरेंट रिसर्चेस है, डिफरेंट रिसर्चेस में आपको अलग अलग किस्म की डेफिनेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मिलती है। इसकी मॉडिफिकेशन ये मिलती है, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द पार्स आर्टिकुलरिस। पार्स आर्टिकुलरिस, जैसे आप सबको पता है, पार्स मींस पार्ट, आर्टिकुलरिस जो जोड़ता है, इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द बोन
which articulate the two facets joint. दोनों जो facet joints हैं, जैसे कि ये मेरे पास लंबर स्पाइन है बट नॉट द सर्वाइकल स्पाइन, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं ये जो ये जो दो वर्टिब्रा को आप इसमें जोड़ते हैं ये कहलाते हैं फेसेट ज्वाइंट। और ये दो ज्वाइंट होते हैं, अपर एंड लोअर फेसेट ज्वाइंट। फेसेट ज्वाइंट जो है इसको जोड़ने के लिए स्मॉल सेगमेंट ऑफ बोन होता है जिसे पार्स आर्टिकुलरिस कहते हैं। ये सेगमेंट ऑफ बोन जैसे आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, ये पार्स आर्टिकुलरिस इन दोनों फेसेट ज्वाइंट्स को जोड़ता है, इनकी कनेक्टिविटी करता है। तो जब इसके अंदर डिफेक्ट होता है, इट इज द डिफेक्ट ऑफ द पार्स आर्टिकुलरिस। जब पार्स आर्टिकुलरिस ये सेगमेंट ऑफ द बोन जो कि दो फेसेट ज्वाइंट को, फेसेट ज्वाइंट वो ज्वाइंट्स होते हैं जो दो वर्टिब्रा को आपस में जोड़ते हैं। जब दोनों फेसेट ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए एक बोन का सेगमेंट होता है जिसे पार्स आर्टिकुलरिस कहते हैं, इसके डिफेक्ट की वजह से जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। अब आप एक ऐसा बोन सेगमेंट जो कि दो वर्टिब्रा के फेसिड जॉइंट्स को जोड़ता है, जब इसके अंदर डिफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये डिफेक्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फेसिड जॉइंट पे। और फेसिड जॉइंट के पर प्रेशर पड़ने की वजह से जॉइंट के बिल्कुल साथ, आप ये देखें जॉइंट के बिल्कुल साथ ही जो है, जॉइंट के बिल्कुल साथ यहाँ पे इंटरवर्टिब्रा, ये जॉइंट के साथ आप देखें ये बिल्कुल डिस्क है। जैसे ही जॉइंट पे इफेक्ट आता है ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क भी जो है इन्वॉल्व होती है। जब आपके जॉइंट पे इफेक्ट आ गया, आपकी डिस्क पे इफेक्ट आ गया, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं डिस्क के घिस जाने से, वेयर एंड टेयर की वजह से, तो और ये डिस्क के बिल्कुल साथ साथ ये जो आपकी नर्व्स आ रही हैं, ये नर्व अगर ये जो ग्रे कलर की आपको नजर आ रही है डिस्क है, इसके बिल्कुल साथ आपको ये नर्व्स आ रही हैं। अब ये फेसिड जॉइंट पे इफेक्ट हुआ, डिस्क पे इफेक्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और उसके साथ साथ आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये है सिंपल सा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इसके बाद जो है हम इसके डिफरेंट कॉजेज के ऊपर बात करते हैं। डिफरेंट कॉजेज होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। मेनली जो मेन कॉज है वो जैसे ये एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड के अलावा कुछ जो है वो यंगस्टर्स में भी होता है, कुछ लोगों में बिफोर 40 भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मिलेगा। उसकी वजह ये होती है कि हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोप्रोटिक है होती है, फीमेल ऑस्टियोपीनिया के पेशेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली तो ये एज रिलेटेड है आफ्टर द एज ऑफ 50। लेकिन अब आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जो लेटर रिसर्चेज में या जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं वो जो है वो मोर देन 35-40 में भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस मिलते हैं। वो इस तरह जब आप एक्सरे फाइंडिंग्स देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनकी बोन्स में जो है डिजेनरेटिव चेंजेस, अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस, अगर आप रेडियोलॉजी फाइंडिंग्स उनकी पढ़ें तो उसमें लिखा होता है अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस। अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस का मतलब है कि उनकी वक्त से पहले ही जो है बोन्स में वेयर एंड टेयर शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, उनकी फेसिड जॉइंट इफेक्ट हो गया, उनके इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन्वॉल्व हो गई, और उसके साथ साथ जो है वो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो गया। तो इसलिए अब जो है वो आपने खुद से सेल्फ रिसर्च भी करनी है कि आपके पास जो हॉस्पिटल में केसेस आते हैं या आपके पास जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में केसेस आते हैं, आप उसमें सिर्फ इस पे ना जाएं कि आपने जो पढ़ा, बल्कि आपकी सेल्फ असेसमेंट, मैं बार बार कहती हूँ, आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपनी सेल्फ रिसर्च करनी है। आपने इस तरह के केसेस जो आपको बिफोर जो है वो 50 आपके पास आते हैं, आप उसको मैनेज करें। आप अपने पेपर में एक अलग रजिस्टर बनाएं और आप उस रजिस्टर में आप ये कंपैरिजन करें कि कितने केसेस बिफोर द एज ऑफ 50 आपके पास सर्वाइकल के आते हैं, और आप उसके बाद उनकी एक्सरे फाइंडिंग्स देखें कि उनमें इवन के उनकी बोन्स इन्वॉल्व है, उनकी फैसेट जॉइंट इन्वॉल्व है। ये सारी आपकी सेल्फ असेसमेंट कहलाएगी। आपने उसको अपने पेपर पे जो है उसकी फाइंडिंग्स लिखी, उसकी एक्सरे फाइंडिंग्स लिखी, उसमें जो बोन्स में चेंजेस आई आपने वो लिखी, उसके लिगामेंट्स में अगर उसके बोनी आपके पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस आता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में कितने मसल्स इन्वॉल्व है, कितने लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, अगर बोनी इन्वॉल्वमेंट है तो कौन से ज्वाइंट। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट, फिर आपने उसको कंपैरिजन करना है उन पेशेंट से जो एज रिलेटेड है कि उनमें और इनमें क्या फर्क है, क्या वजह है, उसकी हिस्ट्री से आपको पता चलेगा क्या वजह है कि अर्ली जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गई। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेल्फ असेसमेंट में आते हैं। जब कभी आप मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम रिसर्च के लिए कौन सा जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करें, तो आप लोगों के लिए बताने के लिए ये है कि अगर आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को भी लिया, तो आप जब उसके ऊपर सेल्फ रिसर्च आपने की होगी तो आपके दिमाग में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके ऊपर जो है वो आप रिसर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई आसान टॉपिक नहीं ले सकते, आप हर किस्म का टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आपको फुल नॉलेज हो, जब आपकी सेल्फ असेसमेंट हो, आपकी सेल्फ रिसर्च हो, आपने इस सर्विकल भी ले रहे हैं तो आपने सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है,
अगर आप स्टूडेंट हैं तो ड्यूरिंग अब आपकी ओपीडी, जो आपकी हॉस्पिटल में जो आपकी वार्ड्स में ड्यूटी लगती है, उस दौरान आप अपने रिकॉर्ड बनाएं, अपने स्पॉन्डिलोसिस के केसेस के, सर्वाइकल के केसेस कितने आपने देखे, उन केसेस में कंपैरिजन करेंगे इस तरह से। रिसर्च का मतलब भी यही होता है कि इसमें कंपैरिजन होता है कि आपने एक केस ऐसा था जिसमें ये प्रॉब्लम था, दूसरा ऐसा था, उसमें इंटरवेंशन दी, उसमें इंटरवेंशन नहीं दी, उसके बाद जो रिजल्ट आया उससे आप कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने सर्वाइकल पे भी करना है तो आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि अर्ली, क्योंकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, बिफोर 40 आती हैं, तो क्या वजह है, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट्स अ डिजीज ऑफ द ओल्ड एज, तो एज रिलेटेड है, तो एज रिलेटेड अगर है तो अगर अर्ली आई तो इसमें क्यों आई। तो ये भी एक आपका बहुत अच्छा रिसर्च का, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, और आप अपनी कितनी मेहनत, क्रेडिबिलिटी तो सब में ही होती है, बात होती है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज के ऊपर बात करते हैं। कॉजेज जो है, सबसे अहम, सबसे पहला जो इसका कॉज होता है, सबको पता है, मस्कुलर कॉज। मस्कुलर कॉज जो है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल। मसल्स की वीकनेस क्यों होती है? डिसयूज, मिस यूज और एबनॉर्मल पोस्चर। एबनॉर्मल पोस्चर का मतलब ये होता है, पोस्चर उसे कहते हैं वो पोजीशन जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं, और ये होल्ड करना हमारा सिटिंग में भी है, अपने लाइंग पोजीशन में भी होता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में भी होता है। इसलिए पोस्चर करेक्शन जो है इन तीनों पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्यू टू डिसयूज, मिसयूज, ओवर यूज की वजह से जो है हमारे मस्कुलर के, हमारा पोस्चर डिस्टर्ब होता है। जब हमारा पोस्चर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से वो मसल जिनको हम ओवर यूज करते हैं, वो और जो दूसरे, जो नॉर्मल मसल, दूसरे मसल जिसको कम यूज करते हैं, उनके दरमियान डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस की वजह से हमारा पोस्चर जो है, हमारी पोजीशन जो है वो डिफेक्टेड हो जाती है, और हम जो है वो गलत पोजीशन में, और गलत पोजीशन में रहने की वजह से हमारी मूवमेंट में जो है वो पेन शुरू हो जाता है। इस पेन को कहते हैं मैकेनिकल पेन। यानी जो भी पेन जो है विच इज रिलेटेड टू अवर मूवमेंट, दैट पेन इज कॉल्ड मैकेनिकल पेन। एंड वन ऑफ द मोस्ट important cause of mechanical pain is the muscular weakness, muscular fatigue, abnormal use of the muscles in the prolonged sitting, prolonged standing position. तो ये posture correction जो है इसमें बहुत important है। एक सबसे important characteristics जो है वो आपने किस तरह से जज करना है कि व्हाट इज द मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। उसकी वजह, उसमें देयर आर द सर्टेन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एंड सर्टेन रिलीविंग फैक्टर। यानी इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी पोजीशंस है, जब आप, जैसे सपोज आपने गर्दन को झुका के रखा है तो आपको पेन हो रहा है, दीज आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। और जब आपने गर्दन को सीधा किया तो आपको रिलीफ हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये वो हो गया आपका रिलीविंग फैक्टर। इसी तरह से जो मैकेनिकल पेन होता है वो, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिलीविंग फैक्टर होते हैं। जैसे अगर आप इस तरह से टेढ़े बैठे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, सीधे हो गए तो आपका दर्द सही हो गया। यानी इट इज रिलेटेड टू द पेन, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन द पोजीशन, दैट पेन इज कॉल्ड mechanical pain. Mechanical pain, the main characteristics of the mechanical pain is that there are the certain relieving factor and there are certain aggravating factor. कुछ ऐसी positions होती हैं जिसमें दर्द बढ़ जाता है, लेकिन कुछ positions जो है वो आप लेते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है। और ये दर्द जो है वो सडनली स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो ये दर्द जो है वो स्लोली स्लोली जो है वो कम हो जाता है विद द चेंज ऑफ पोजीशन। इसको तो कहते हैं मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन की एक एग्जांपल मैं आपको दूं, इसकी वजह जो मैं आपसे ये कह रही थी, सबसे अहम जो है हमारा सर्वाइकल कर्व। सर्वाइकल कर्व जो है वो अल्लाह ताला ने जो हमारा बनाया है, लॉर्डोसिस जिसे कहते हैं, 20 to 40 डिग्री होता है। इस कर्व का मकसद ये होता है कि जो हमारे सर का वजन है, जो 2 to 3 kg होता है, उसका वो इसको मेंटेन रखता है। लेकिन जब हम अपने सर के वजन को जब हम अपने स्पाइन को, आप एक जैसे मैं आपको देखिए हर टीवी शो में भी लोगों को ये अवेयरनेस देती हूँ कि जब आपका सर जो है आगे की तरफ आता है तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको पुल करती है। जब ग्रेविटी पुल करती है, ये 2 to 3 kg का जो हमारा सर है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका वेट मल्टीप्लाई हो जाता है, और 10 पाउंड्स का जो हमारा लोड है वो हमारी स्पाइन पे रहता है। अगर हमने 1 इंच अपना सर आगे किया तो 10 पाउंड का वेट जो है वो हमारी सर्विकल स्पाइन पे, हमारे मसल्स पे आता है, हमारी बायोमैकेनिक्स जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसी तरह अगर हम 2 इंच 2 इंच आगे करते हैं तो इट मीन्स 20 पाउंड्स। यानी जैसे जैसे जितने इंच हम फॉरवर्ड मूवमेंट
मूवमेंट करते हैं उतनी ही ज्यादा जो है वो हमारे स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस तरह से हमारा लॉर्डोसिस जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसी तरह से हमारे मसल्स जो है वो नेक के वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो है सबसे अहम चीज जो है वो इसकी मस्कुलर वीकनेस है। तो जब आपके पेशेंट, ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको मैकेनिकल पेन है और उसके मसल्स वीक हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपका काम है, आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने उसकी पोस्चरल करेक्शन करनी है। आपने पोस्चर को करेक्ट करना है पेशेंट का, लाइंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग पोजीशन में। उसके बाद जो है आपने अपने पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज देनी है, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज देनी है जो मसल्स उसके वीक हैं। सपोज उसके एक्सटेंसर्स ऑफ नेक अगर वीक हैं तो आपने उसको एक्सटेंसर्स ऑफ नेक की एक्सरसाइजेज देनी है। ये मैं बात बता रही हूँ एक्सटेंसर्स ऑफ नेक की भी। आगे हम जो है इसको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती है वो डिफरेंट, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये एक्सरसाइजेज जस्ट जो है वो आपकी अपनी असेसमेंट है कि वो कौन से मसल्स वीक है, आपने उसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करानी है, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए बार बार आपको मैं बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का मकसद ये है, जब तक आप 10 सेकेंड्स तक उस मसल्स को होल्ड नहीं करेंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो स्ट्रेच नहीं होता। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की ये खास एक जो है वो रूल होता है कि 5 to 10 सेकेंड आपने होल्ड करके रखना है मसल को। तो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी है, उन मसल्स की पोस्चरल करेक्शन कराना है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्चरल करेक्शन एंड फॉर द वीकनेस ऑफ द मसल्स। इस तरह से जैसे बार बार कहती हूँ कि अगर एक टेंट है, उसके अंदर एक टेंट का मेन जो है वो सेंट्रल जो है उसके अंदर एक पिलर लगा हुआ होता है, और अगर टेंट ढीला हो जाता है तो हम उस पिलर को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम टेंट की रस्सियों को खींच देते हैं, तो आपके जो है जो टेंट है वो खिंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके मसल्स वीक होते हैं तो लटक जाते हैं। जब आप इन मसल्स को टाइट कर देते हैं तो आपके वर्टिब्रा ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आपकी नर्व के ऊपर से प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाता है। ये तो मैंने आपको बात बता दी मसल पेन की, मस्कुलर पेन की। अच्छा, जब आपको मस्कुलर पेन होता है उसके मैं आपको साथ साथ ही उसकी मैनेजमेंट भी बताती जा रही हूँ। तो इसके साथ ये होता है कि आप इसमें डिफरेंट टाइप के उसके पोजीशन, आपने उसका पिलो जो है वो आपने, मैं जैसे मैंने बताया पिलो पतला किस तरह लेना है, इसमें आपने सर्वाइकल कर को आपका नेक जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे, आपका नेक फॉरवर्ड ना आए। अगर आपका नेक फॉरवर्ड आएगा वही ऑटोमेटिकली 10 पाउंड्स का वेट जो है वो आपकी स्पाइन पे, आपने सोने में भी वो पोजीशन रखनी है कि आपके जो है नेक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में हो। और आपने उसको जो है पिलो जो है वो प्रिस्क्राइब करना है। उसके अलावा सेकंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है सर्विकल कॉलर। सर्विकल कॉलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो कई किस्म के सर्विकल कॉलर होते हैं। मेनली जो है अगर हम सॉफ्ट कॉलर जो है रिकमेंड करते हैं, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो डिग्री का अगर आपको पेन है तो आप सॉफ्ट कॉलर जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सॉरी। लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है किसी को, उसको कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है और प्लस उसको सिवियर पेन है, तो आपने उसको हार्ड कॉलर देना है। लेकिन सॉफ्ट कॉलर भी जो है वो हम 1 वीक के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। सॉफ्ट कॉलर का फायदा ये होता है कि वो हमारे हेड का जो वेट अपना स्पाइन पे आ रहा है उस वेट को सपोर्ट करता है, प्लस जो है साइकोलॉजिकल रिमाइंडर होता है कि हमारा नेक जो है वो आपका एक एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, एक न्यूट्रल पोजीशन में हो। और कुछ मिथ ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अमेरिका, कनाडा, हर जगह से, वो मुझसे यही कहते हैं कि आप लोग जो है सर्वाइकल कॉलर प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन हमारे यहाँ मना किया जाता है। उसकी वजह, लेकिन मैं उनको भी चैलेंज इसलिए करती हूँ जब आप उसकी लॉजिक बताएंगे। देखें, सर्वाइकल कॉलर का मकसद जो है वो साइकोलॉजिकल रिमाइंडर टू मेंटेन द हेड पोजीशन और टू गिव द सपोर्ट स्पेशली इन केसेस ऑफ द पेन। पेन है तो आपने पेशेंट को सपोर्ट के लिए जो है वो आपने कॉलर दिया। उसके बाद आपने 1 वीक के लिए प्रिस्क्राइब किया, उसके साथ साथ आपने पोस्टरल करेक्शन कराई, उसकी पोस्टरल करेक्शन के साथ स्ट्रेटनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज प्लस उसको जो है उसके डिफरेंट पोजीशन में जो है उसने अपने नेक को रखना है, वो सारा आपने प्रिस्क्राइब करना है। आफ्टर 1 वीक जो है वो आप कॉलर का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी दे रहे हैं उसकी पेन मैनेजमेंट के लिए, तो आपने उसके कॉलर का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करते जाएंगे। जब उसका पेन रिलीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो अपने नेक को उस पोजीशन में रखेगा जिसमें आपने उसको एडवाइस किया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। ये इन केसेस ऑफ द मैकेनिकल पेन विच इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। अब सेकंड जो इसकी वजह होती है वो होता है डिस्क का प्रॉब्लम। डिस्क, जैसे कि आपको पता है डिस्क किसे कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटर का मतलब दरमियान, वर्टिब्रा यानी दो वर्टिब्रा के दरमियान जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी बॉल की तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे आप इसको लंबर में भी देखें, ये दो वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा के दरमियान ये ग्रे कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन क्या होता है कि ये होल्ड करके रखता है वर्टिब्रा को उनकी पोजीशन में। और दूसरा जो है ये दोनों के दरमियान
एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, यानी शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, जैसे इसके ये जो है इसमें जो एनुलर रिंग, कॉन्सेंट्रिक एनुलर रिंग्स होती हैं, वो लिगामेंट ऑफ एनुलर लिगामेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो सेंट्रल, जैसे अंडा आप देखती हैं फ्राई किया हुआ, तो उसके चारों तरफ व्हाइट जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है, बीच में जो है वो उसके न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका 80% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है, 80% पार्ट जो है इसका वाटर होता है। इस ये होता है डिस्क का सिंपल सा स्ट्रक्चर। और ये डिस्क जो है वो होल्ड करके रखती है दोनों वर्टिब्रा को और उसके शॉक एब्जॉर्बेंट, ताकि बोन जो है जब आप मूवमेंट करें तो आप इसमें टकराए नहीं और उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, डिस्क के प्रॉब्लम में ये होता है कि आप डिस्क से रिलेटेड जो सबसे पहले जो है आपके फेसिट जॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया, फेसिट जॉइंट वो जॉइंट है जो दो वर्टिब्रा को आप इसमें मिलाते हैं। तो जैसे जैसे फेसिट जॉइंट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेसिट जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क के बिल्कुल करीब होता है। ये आपका फेसिट जॉइंट है, ये बिल्कुल डिस्क है। ये फेसिट जॉइंट और डिस्क दोनों करीब करीब होते हैं। पहले आपका जॉइंट डिस्टर्ब होता है, उसके बाद जो है आपकी डिस्क में ऑटोमेटिकली जो है ये प्रॉब्लम आता है। जैसे इसमें भी जो है ड्यू टू, ये क्यों आता है, ड्यू टू मिस यूज, एबनॉर्मल यूज जो है, जैसे अगर हमने इस तरह से नेक को एक तरफ होल्ड करके बैठते हैं, फोन सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, या इस तरह से हमारा पोस्चर है, हम यू करके बैठते हैं, या हम इस तरह से टर्न हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग पोस्चर हमने इस तरह इसको हैबिचुअल कर लिया, तो एक साइड की फेसिट जॉइंट, एक साइड की डिस्क जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होता है। इसको जो है ये इस वजह से जो है डिस्क प्रॉब्लम आता है। अच्छा, डिस्क प्रॉब्लम जब आपको होता है सर्विकल में नहीं, ज्यादातर ये लंबर में मिलता है, इसको कहते हैं फेसिट जॉइंट सिंड्रोम। अगर आपके फेसिट जॉइंट जो है, जो जॉइंट दोनों वर्टिब्रा को जोड़ते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम फेसिट जॉइंट सिंड्रोम हमें मिलती है। फेसिट जॉइंट सिंड्रोम हम किस तरह डायग्नोज करते हैं, जब एक पेशेंट प्रोलॉन्ग जो है वो सिटिंग पोजीशन में झुक के बैठा है, लेकिन जब अपनी नेक को एक्सटेंड करेगा तो उसको सिवियर पेन होगा, लेकिन जब वो सामने की तरफ आएगा तो उसका पेन रिलीव हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि ये भी इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल पेन ना, कि इसमें सर्टन रिलीविंग फैक्टर हो गए और सर्टन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो गए। तो ये भी जो है वो डिस्क का भी प्रॉब्लम जो है ड्यू टू द मस्कुलर वीकनेस, एबनॉर्मल पोस्चर, इसकी वजह से भी होता है। तो इसमें आपको फेसिट जॉइंट सिंड्रोम मिलती है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो इसका होता है वो है स्लिप डिस्क। ये डिस्क से रिलेटेड होता है, लेकिन इसका जो कॉज है वो है स्लिप डिस्क। अच्छा, स्लिप डिस्क में आप देखें, स्लिप डिस्क जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि डिस्क जो है वो स्लिप हो गई। अच्छा, डिस्क का क्या है, ये डिस्क अब आप ये देखें, जैसे हम इसी में बात करते हैं, डिस्क है, डिस्क अगर स्लिप होती है, ये हमारी जो है स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। अब ये डिस्क जो है ये स्लिप होके जो है वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड में अगर चली जाती है, अगर ये सेंट्रली कंप्रेस कर रही है, तो आपको दोनों साइड की जो है नर्व्स, ये सेंटर में अगर आपकी कंप्रेशन हो गया, सेंटर में अगर आपके सेंटर में हुआ, तो ये दोनों साइड की नर्व, सेंटर में हुआ तो दोनों साइड की जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आएगा। लेकिन अगर ये जो है लेटरली जाके एक साइड पे कंप्रेशन हुआ, तो सिर्फ आपको एक साइड की नर्व्स का जो है वो पेन आपको मिलेगा। इसको कहते हैं स्लिप डिस्क। अच्छा, स्लिप डिस्क में ये होता है कि आपकी जिस नर्व के स्लिप, जैसे डिस्क अगर स्लिप हो गई, तो उसने, यार ये पता है बहुत डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। अच्छा, जैसे जैसे डिस्क जो है वो स्लिप होती है, तो स्लिप होके डिस्क ने ना, अगर आपके जिस नर्व के ऊपर कंप्रेशन किया, उसी के अगर आपने डायग्नोज करना है, तो डर्मोटोम से आप डायग्नोज कर सकते हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं C5 और C6 नर्व अगर आपकी कंप्रेस हो रही है, तो आपके जो है ये दोनों शायद दोनों फिंगर्स पे जो है वो नमनेस आएगी। और आपको पता है कि जब नर्व कंप्रेस होती है, तो उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है, आपको बर्निंग पेन फील होगा, आपको सुन हो जाना, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारी जो है खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नर्व पेन की। नर्व पेन को अगर आपने जज करना होता है, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, पैरास्थीसिया, हाइपरस्थीसिया, सुन हो जाना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो भी नर्व रूट जो है वो आपकी कंप्रेस हो रही है, आपने डर्माटोम से भी जो है बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप C5 C6 की बात कर रहे हैं, तो आपका थंब और इंडेक्स फिंगर पे जो है वो आपको पेन और नमनेस मिलेगी। और अगर आपको C6 C7 अगर आपकी है, तो आपकी मेजोरिटी 69% जो है वो आपकी C6 C7 जो है इसके ऊपर कंप्रेशन आता है। ये आपकी मिडल फिंगर के ऊपर जो है वो आपको टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन और तमाम फाइंडिंग्स मिलेंगी। और इसके बाद जो है C7 और T1, C6 और T1 अगर है, तो उसमें क्या क्योंकि 8 है हमारी सर्वाइकल नर्व, तो आपको ये जो है दोनों इनर जो है इनर साइड ऑफ पाम में जो है वो आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप C4 C5 की बात करें, उसके डर्मोटोम आपके शोल्डर्स में होते हैं, और आपको शोल्डर की वीकनेस और ये सारी फाइंडिंग
बर्निंग, नमनेस और ये सारी चीजें, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन जो है ये मिलेगा। ये तो कुछ ऐसे नर्व कंप्रेशन अगर होगा, जैसे जैसे जो नर्व्स हैं उनके डर्माटोम होंगे, उनके मायोटोम से जो है वो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नर्व में कंप्रेशन आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्क जो है वो स्लिप हो गई। स्लिप डिस्क को आप किस तरह डायग्नोज करेंगे? उसको डायग्नोज करने के लिए आपके पास एमआरआई होती है, एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं। आप उसको जब देखते हैं तो आपको इनसे पता चल जाता है। उसके बाद जो फर्दर आप लोगों की डायग्नोसिस होती है, वो डायग्नोसिस होती है कि आपकी कौन सी नर्व कंप्रेस कर रही है। ये जो है एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आप डर्मोटोम और मायोटोम के जो फाइंडिंग्स हैं उससे आप बहुत इजीली जो है ये चीजें आप बहुत आसानी से जो है उसको जज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आ जाती है इसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जब आपके स्लिप डिस्क के पेशेंट होते हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये टॉपिक इतना समझने वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत ईज़िली जो है वो आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि एक्स-रे की या सॉरी एमआरआई की फाइंडिंग में ऐसा होता है कि पेशेंट को नज़र आता है कि उसकी जो है डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है। लेकिन डिस्क स्लिप है, पेशेंट को पेन नहीं होता, लेकिन उसकी एमआरआई रिपोर्ट में जो है वो उसको स्लिप डिस्क आपकी फाइंडिंग मिल रही है। तो पेशेंट जो उसके अंदर लिखा होता है क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि आपका डॉक्टर ये जज करे कि अगर पेशेंट की स्लिप डिस्क एमआरआई में आ रही है लेकिन पेशेंट पेन फ्री है, लेकिन पेशेंट साइकोलॉजिकली जब ये देखता है वो ये सोचता है कि अगर उसकी एमआरआई में उसकी स्लिप डिस्क है तो ऑटोमेटिकली उसको पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी रीजन ये होती है कि जब आपकी डिस्क जो है वो स्लिप होके पीछे चली गई और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन, जैसा आप सबको पता है कि इसके जो है वही इसके अंदर मैनेजेस होती हैं, वही मैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं। तो जब इसके अंदर जब ये ड्यूरा मैटर तक जब तक डिस्क जो है वो स्लिप होके ड्यूरा मैटर को यानी कंप्रेस नहीं करती, वो मेम्ब्रेन जो है जो वो मैनेजेस ड्यूरा मैटर जिसको कंप्रेस नहीं करती, जब तक जो है वो पेशेंट को पेन नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि ड्यूरामीटर के अंदर जो है वो पेन फाइबर्स होते हैं। जब तक डिस्क स्लिप होकर ड्यूरामीटर के ऊपर कंप्रेशन नहीं डालती, अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेशेंट को स्लिप डिस्क के बावजूद भी पेन नहीं होता। उसकी रीजन ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि स्लिप डिस्क जब होती है तो उसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जिसे आप कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपकी डिस्क स्लिप होती है आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में क्या होता है कि अगर आपका न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बाहर की तरफ लीक कर गया, तो उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वापस जो है वो सक कर लेता है उसको वापस। और दूसरा जो है कि या दूसरा सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ये होता है कि वो जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस या वो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स बाहर जो है वो लीक हो गए हैं तो उसको ड्राई कर देता है। अक्सर जो है जो ओल्ड केसेस में जब आपकी स्लिप डिस्क हो जाती है उसको एमआरआई में जो है वो स्लिप डिस्क जो है वो एमआरआई में नजर तो आएगी, लेकिन वो एक सूखा हुआ पत्ता बन जाती है, बिल्कुल उसकी बेजान पत्ता बन जाती है जैसे जैसे एज गुजरती है। तो इसलिए उसकी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो उसका वापस अपनी जगह पे जाने का चांस नहीं रहता। और एक और बहुत अहम चीज जो मैं आपको बताऊं कि स्लिप डिस्क जो अक्सर आप सुनते हैं हमारे सर्विकल रीजन में भी होती है, हमारे लंबर रीजन में भी होती है। उसकी रीजन ये होती है जब कोई यंगस्टर्स जो लोग होते हैं उनके अंदर जो है आपका 80% वाटर कंटेंट होता है आपकी डिस्क में। और जब वाटर 80% होता है और यंग और फंक्शनिंग फुल फंक्शनिंग आपकी डिस्क होती है, तो उस वक्त उसके अंदर प्रेशर आप देखें, जब पानी बहुत ज्यादा होता है फुल प्रेशर होता है, तो उस वक्त डिस्क में जो है फुल प्रेशर होता है। तो इसी तरह से जब भी कोई ऐसी ट्विस्टेड आपने मूवमेंट कर ली तो उस वक्त जो है न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ टक करके बाहर निकल जाता है। इसीलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं आपके पास अगर पेशेंट आते हैं उनमें आपको स्लिप डिस्क मिलेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ड्यू टू द स्लिप डिस्क, ये उसमें कॉज आपको मिलेगा। यही तो आपकी असेसमेंट है, इसी को रिसर्च कहते हैं कि आपके पास अगर पेशेंट आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, आपने उसके लिए कॉलम बनाना है कि उसमें कौन कौन से कॉजेज है, कौन से कॉजेज है जिनकी पेशेंट आपके पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ज्यादा है, मस्कुलर के, डिस्क के, स्लिप डिस्क के, किस चीज के केसेस जो हैं उनका कौन सी ऐसा कॉज है जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस आपके पास ज्यादा आए हैं। तो ये होती है सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रिसर्च। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी कि जैसे आप यंगस्टर्स में देखेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो है स्लिप डिस्क जो है वो मेन कॉज होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और उसकी डिस्क जो है फुल प्रेशर में होती है। जैसे ही कोई एबनॉर्मल मूवमेंट, ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट हो जाती है एबनॉर्मल,
तो उसके साथ जो है वो बाहर निकल जाती है। और जो ओल्ड पेशेंट है उसमें अगर आपको जो भी स्पॉन्डिलोसिस मिलेगा उसकी वजह ये होती है डीजनरेशन। डिस्क जो है वो घिस जाती है और उसमें इतना वाटर कंटेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए जो उसमें प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जब कभी भी आपकी डिस्क स्लिप होती है या फिर डिस्क स्लिप होने की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से जब दोनों डिस्क करीब आ जाती हैं, तो कुदरत ने हमारी बॉडी में एक ऐसा निजाम रखा है, इसे एक प्रोटेक्टिव या रिफ्लेक्स मैकेनिज्म रखा है कि ताकि बोन की, क्योंकि बोन की डिस्क खत्म हो गई, तो कुदरती तौर पे हमारी बॉडी जो है वो एक बोन की डेवलपमेंट करती है, ग्रोथ होती है एक बोन की। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि उन दोनों बोन्स को, जो कि इंटरवर्टिबल डिस्क जो है वो निकल गई है, तो वो बोन आपस में ना टकराएं, या फिर उन बोन की सपोर्ट के लिए कुदरती तौर पे हमारी बॉडी जो है एक प्रोटेक्टिव जो है वो ग्रोथ करती है बोन की। और उस बोन को कहते हैं स्पर फॉर्मेशन। स्पर फॉर्मेशन इट्स अ प्रोटेक्टिव ग्रोथ ऑफ बोन। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे एबनॉर्मलिटी बढ़ती है, ये ग्रोथ जब बड़ी हो जाती है, तो हमारी जब इंटरवर्टिबल डिस्क जो खत्म हो जाती है, तो इस जगह देखें, यहाँ पर जब आपकी स्पर फॉर्मेशन हो गई, तो ऑलरेडी जगह बहुत कम है। जब ये डिस्क भी खत्म हो गई, तो ये जो नर्व जा रही है वो स्पर फॉर्मेशन की वजह से वो जो है ये स्पेस का तंग हो जाती है और आपकी जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। तो ये होता है फिनोमिना, ये होता है प्रोसेस कि किस तरह से जो है वो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में डिफरेंट कॉजेज में जो है वो आपकी नर्व कंप्रेशन होती है। इसमें जो है स्पर फॉर्मेशन की वजह से होती है, लेकिन इसमें भी जो है आपके पेशेंट को, अगर आपका पेशेंट आता है, अब एक एक चीज जो बहुत अहम है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके जहन में होनी चाहिए, और जिनको नहीं पता वो भी समझ लें, कि जब आपके पेशेंट को, सपोज आपका पेशेंट जो है वो यंग है, एज उसकी 30 और उसका स्लिप डिस्क का केस है आपकी, चाहे वो सर्विकल रीजन में आ गया, चाहे वो आपके लंबर रीजन में आ गया, तो उस वक्त आपको उसकी डिस्क को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ओल्ड एज नहीं है, उसकी यंग एज है। आपने डिस्क को, आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी वजह से आपकी जो है डिस्क वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो जब कभी भी आपके पास जो है वो ऐसा केस आता है जिसमें स्लिप डिस्क का केस है, तो स्लिप डिस्क के केस में कभी भी आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज नहीं करानी। अगर आप फ्लेक्शन एक्सरसाइज कराते हैं, तो डिस्क जो है, जैसे अब ये मैं आपको बताऊं, जब हम आप डिस्क को जब आप फ्लेक्स करते हैं आगे की तरफ, तो ये जो आपकी ये है इंटरवर्टिबल डिस्क जो है, ये बाहर ऐसे करने से डिस्क बाहर आ जाती है। तो आप जब आपका स्लिप डिस्क का केस है और आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइज करा दी, तो आपकी डिस्क और ज्यादा बाहर स्लिप हो जाएगी। कभी भी ये बात जहन में रखें, चाहे लंबर रीजन हो, चाहे सर्वाइकल रीजन हो, अगर आपका केस जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का है, आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस नहीं कराने, हमेशा आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जब आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं, तो आपकी डिस्क का जो है वापस जो है वो सक कर लेता है न्यूक्लियर प्रोसेस। तो ये होता है यंगस्टर्स में। अच्छा, इसमें अक्सर औकात जो है वो एक बहुत अहम जो है प्रॉब्लम आता है जो पेशेंट्स में, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क स्लिप होकर उसने पीछे जाके स्पाइनल कॉर्ड में स्टीनोसिस भी कर दी, यानी उसने पीछे जाके स्पाइनल कॉर्ड को दबाना शुरू कर दिया। और स्पाइनल कॉर्ड को जब उसने दबाया, तो उसके साथ नर्व कंप्रेशन हो गया। अब इसमें जो है यहाँ कंट्रोवर्सल जो है एक पोजीशन हो जाती है। होता यह है कि अगर आपका पेशेंट की स्लिप डिस्क भी है और उसके साथ साथ जो है वो स्टीनोसिस, यानी वो पीछे जाके आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर भी डाल रही है, और उसके साथ फेसिल जॉइंट जो है वो ऑर्थोपैथी हो गई, तो उसमें जो है, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आ रहा है और डिस्क स्लिप होके स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेस कर रही है, तो उस वक्त आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करानी होती। अगर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है, जो स्टीनोसिस है, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये एक ऐसी खतरनाक पोजीशन हो जाती है जब आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसकी डिस्क स्लिप हो गई, और स्लिप डिस्क होने के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आने की वजह से जो है वो आपकी नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो उस वक्त ना तो आप उसको उसको अगर फ्लेक्शन एक्सरसाइज कराते हैं, एक तरफ तो आपकी डिस्क जो है, स्लिप डिस्क को जो है वो बाहर निकलने का खतरा होता है, और अगर उसको जो है वो आप इसकी जो है एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं, तो आपको जो है वो आपकी स्टीनोसिस के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वक्त एक जो है वो एक स्मार्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसकी जजमेंट की जरूरत होती है। इसे देखिए, फिजियोथेरेपी कोई ऐसा खाला जी का घर नहीं है कि आपने जो है वो बस जो पढ़ लिया, जो कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। ये एक टेक्निकल फील्ड है, ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है जिसमें आपकी जजमेंट की जरूरत होती है, आपकी जो है वो सोच की जरूरत होती है। जब इस वक्त आप ये समझते हैं कि सिर्फ सर्जरी ही एक जो है वो इतना इंटेलिजेंट आदमी का काम है, वो डिसीजन कर, लेकिन फिजियोथेरेपी में भी जब डिफरेंट आपको सिचुएशन पता है, एक्सरसाइजेस करनी है, आपके पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो इस वक्त आपकी जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके
आपके पास इस पोजीशन में आपका पेशेंट आ जाता है, स्लिप डिस्क भी है और स्टेनोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो उस वक़्त जो है आपने जज करना है। अगर वो पेशेंट यंग है, अगर वो पेशेंट यंग है तो आपने उसकी डिस्क को बचाना आपका फर्स्ट जो है वो होता है चांस। तो फर्स्ट में आपने जो है उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज देनी है, लेकिन एकदम नहीं, आपने उसको पैटर्न ब्रेक करके विद केयर देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेशेंट जो है वो ओल्ड एज में है, जब पेशेंट ओल्ड एज में होता है तो उसकी डिस्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, उसके वापस जाने का कोई चांस नहीं होता। बेशक आपका पेशेंट एमआरआई में शो कर रहा है कि उसकी स्लिप डिस्क है, वो स्लिप डिस्क सूख जाती है, बाहर पत्ते की तरह बन जाती है और उसके वापस जाने का कोई चांस नहीं होता। तो उस वक़्त जो है वो आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करानी, उस वक़्त आपने स्टेनोसिस के ऊपर कॉन्संट्रेट करना है और आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। और दूसरी चीज़ ये है, आप एक चीज़ अपने माइंड में ये रख लें कि जब कभी भी स्लिप डिस्क का केस होता है तो आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करानी होती है। अगर आपकी स्टेनोसिस है, फेसिड जॉइंट आपकी सिंड्रोम मिल रही है या फेसिड जॉइंट ऑर्थोपैथी है, तो उसमें आपने जो है वो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लेकिन अगर पेशेंट को गलत एक्सरसाइज दे रहे हैं तो उससे जो है वो उसको और ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब जैसे-जैसे अगर ये आपने ट्रीटमेंट किया, इसमें डिफरेंट पेन मैनेजमेंट में जो है वो आपने इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी से जो है वो पेशेंट का पेन को कम करना है। उसके बाद जो है आपका पेशेंट अगर डिस्क का है या जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आपने पेन मैनेजमेंट करनी है, प्लस आपने एक्सरसाइजेस करनी है, पोस्चर करेक्शन करना है, पेशेंट को आपने कॉलर प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो रिसर्चेस कहती हैं इंटरनेशनल के 70% ऑफ द केसेस जो है वो 3 वीक्स के बाद, और 90% केसेस जो है वो 6 वीक्स के बाद, और 95% केसेस जो है वो 3 मंथ में जो है वो ठीक हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, बाय द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट। ये तीनों चीजें मिलके जो है वो पेशेंट को 95% केसेस को जो है सर्वाइकल पेन में जो है पेशेंट को रिकवर कर देती हैं, और सिर्फ जो है 5% ऑफ द केसेस जो है उनको सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं बताती हूँ सर्जरी के बारे में भी, लेकिन फोर्थ हम कॉज भी डिस्कस कर लें। फोर्थ कॉज जो है वो भी डिस्क का कॉज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेनोसिस होती है, इसमें क्या होता है, माइलोपैथी। जब आपकी जो है जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जा रही है, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, जब ये डिस्क स्लिप होके स्पाइन अंदर स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो इतना कंप्रेस कर दे, और कंप्रेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर प्रेशर आए और आपकी जो है वीकनेस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल वगैरह जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो उस वक्त जो है इस कंडीशन को माइलोपैथी कहते हैं। लेकिन इस माइलोपैथी में भी जो है तकरीबन जो है 50 to 60% केसेस जो है बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड रेस्ट जो है वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन पेशेंट का जो है फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी भी पेशेंट जो है वो उसके आर्म की वीकनेस जो है वो पैरालिसिस हो रही है और उसका बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वो मजीद डिस्टर्ब होता जा रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिटोरिएट हो रही है, तो उसकी वजह से जो है वो आपने फौरन के फौरन जो है उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना है, ताकि वो जो है वो मजीद उसकी कंडीशन वर्स ना हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब इसमें जो आजकल बहुत माइक्रोस्कोपिक जो है वो एंडोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, जो कि बहुत ज्यादा अक्सर मैंने ये देखा है। मैंने अभी एक जो आपको एक चीज बताऊं कि मैं कहीं गई थी, पता नहीं कौन सा एक बहरहाल मेरा कोई एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में जो है बहुत फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, तो वहां से उन्होंने लोगों ने सवाल किया उनसे कि फिजियोथेरेपी, उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी में जो है वो सर्जरी जो है वो आप सॉरी फिजियोथेरेपी में नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो है सर्जरी जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती। हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी कंडीशन और वर्स्ट हो गई, डिटोरिएट हो गई, लेकिन वैसे की वैसे ही रही सर्जरी के बाद। ऐसा नहीं है। देखिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह की बात करते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज है, उनको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपका पेशेंट इस कंडीशन में जा रहा है कि उसकी वो पैरालिसिस की तरफ जा रहा है, उसका बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल खत्म हो रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कितने दिन और जिएगा, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप उस पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड कर दें। जब आप ये देखते हैं कि पेशेंट की जो है माइलोपैथी बढ़ रही है, तो उस वक्त आपने सर्जरी रिकमेंड करनी है। अगर आप अपने पेशेंट को इतना डराएंगे, इतना नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो उस वक्त आप एक मसीहा नहीं रहेंगे। आपका काम एक मसीहे का है। आप जो है एक नोबल प्रोफेशन से रिलेटेड है, और आपका मकसद है कि आप लोगों को तकलीफ से निजात दिलाए। ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को मिसगाइड, अगर हमारी वजह से कोई एक आदमी भी मिसगाइड हो गया, तो हम कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस प्रोफेशन के लिए सिलेक्ट किया है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि आज हम इस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, कोई बहुत से लोग कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने की या फिजियोथेरेपी में आने की, उनका ऐसा
चांस नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आप लोग इसके लिए सिलेक्टेड पीपल हैं। कहाँ से अल्लाह पाक ने आप लोगों को सिलेक्ट किया? अगर आपकी वजह से अल्लाह की खयानत हो गई, आपकी वजह से अल्लाह की दी हुई अमानत में, तो ये आप अल्लाह पाक के आगे जवाबदेह हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप कभी भी पेशेंट को डीमोटिवेट ना करें। ऐसा ना हो कि पेशेंट सर्जरी के नाम पे से ही पहले ही उसको जो है वो खुदा ना खास्ता डिप्रेशन या कोई और ख़राब कंडीशन हो जाए। तो आजकल जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो सर्जरीज़ हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक, और पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, मोबाइल हो जाता है। इसमें होता ये है कि जैसे आपके बताया मैंने आपको, लेमिनेक्टमी होती है, डीकम्प्रेशन सर्जरी होती है। डीकम्प्रेशन सर्जरी का मतलब यही है कि कंप्रेशन आ रहा है नर्व के ऊपर, तो डीकम्प्रेशन करके आपने उसको डीकम्प्रेस कर दिया, यानी आपने उसके ऊपर से प्रेशर जो है वो रिलीव कर दिया। इसको कहते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी। सेकंड कहलाती है लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी का मतलब है लेमिना, जो बोन का पीस होता है। इसमें वर्टिब्रा में, जैसे आपने इसकी एनाटॉमी में पता है, तो लेमिना की वजह से जो इसके लेमिना को जो है वो निकाल देते हैं, ताकि नर्व की जो अब डिस्क खत्म हो गई, तो वो छोटी स्पेस हो गई और नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो हमने वो बोन का पीस निकाल देते हैं ताकि वो जगह खुल जाए और बोन के ऊपर से प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाए। तो जब आपकी लेमिनेक्टमी होती है, लेमिना निकालते हैं, बोन का पीस निकालते हैं, तो उसके लिए जो है वहां पे ग्राफ्ट लगाया जाता है। वो ग्राफ्ट आपकी बोन से लिया जाता है, या कि ऑटोमेटिक पहले से ऑलरेडी बना हुआ जो है वो ग्राफ्ट उस पे लगा दिया जाता है। लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट ये होता है, जब आप ग्राफ्ट लगाते हैं, फ्यूजन आपकी जो है वो सर्जरीज होती हैं, तो उसमें होता यह है कि जिस वर्टिब्रा पे आपने ग्राफ्ट लग गया, तो उसके ऊपर और नीचे वाले पे मैकेनिकल स्ट्रेन पड़ता है। मैकेनिकल स्ट्रेन पड़ता है तो ऊपर वाला वर्टिब्रा और नीचे वाला वर्टिब्रा, क्योंकि उस पोर्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा। मैकेनिकल चले मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से उस जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन ऊपर और नीचे वाला जॉइंट भी इफेक्टेड होगा। तो कुछ अरसे के बाद जो है आपका स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस जो है वो ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्रा पे शिफ्ट हो जाती है। ये एक खास वजह है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जो लेटेस्ट जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, डिस्क ट्रांसप्लांट करते हैं। डिस्क ट्रांसप्लांट, जैसे जो भी हिस्सा है डिस्क जो है वो आपकी डैमेज हो गई है, वो पूरी की पूरी नई बनी हुई, ऑलरेडी बनी हुई डिस्क जो है उस जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो वर्टिब्रा उसी तरह मूव करता है कि जैसे कि एक नॉर्मल वर्टिब्रा। तो इसलिए ऊपर और नीचे जो भी ज्वाइंट है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आता, और पेशेंट जो है बहुत इजीली जो है वो अपनी मूवमेंट और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर लेता है। ये तो डिफरेंट टाइप की जो है सर्जरीज की मैंने आपको बात बताई। तो आपने पेशेंट को जो है वो इस तरह से सर्जरी जो है प्रिस्क्राइब करनी है। अब बाकी जो बात है कि जैसे कॉलर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि कॉलर के लिए जो मिथ है लोगों के अंदर, वो आपने उनको बताना है, उनको समझाना है कि कॉलर जो है फॉर द 1 वीक दिया जाता है। और कॉलर इसलिए दिया जाता है, जैसे सपोज अगर आपका कोई बंदा जिसको कोई बीमार है या किसी को बुखार है और उसको वॉशरूम लेके जाना है, वो पेशेंट चल सकता है, लेकिन कमजोरी की वजह से, तकलीफ की वजह से वो पेशेंट वॉशरूम तक नहीं जा, तो आप क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं, या आप उसको स्टिक देते हैं या क्रचेस देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉलर जो है वो आपको, नेक जो है जब पेन में है, तकलीफ में है, मसल वीकनेस है, तो आप उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं, आप नेक के मसल्स को, ताकि वो हेड का जो वेट है उसको होल्ड कर सके। और आपका एक जो है साइकोलॉजिकल रिमाइंडर होता है कि आपने नेक को इस पोजीशन में रखना है, फॉरवर्ड मूवमेंट से अवॉइड करना है। और ये सारी चीजें हैं हम 1 हफ्ते के लिए देते हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को पोजीशनिंग बताते हैं, स्टैटिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिससे पेशेंट का जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस खत्म होता है। ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको अपने पेशेंट को बतानी है। देखें, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि अपने पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करें। और आप अपने ट्रीटमेंट करने से, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपने अल्लामा नहीं बनना, आपने पेशेंट को गलत प्रिस्क्राइब नहीं करना। आपको कोई चीज नहीं पता, बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान को नहीं पता होती, इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं। तो उस वक्त आप चुप हो जाएं, उस वक्त आप कोई गलत मशवरा ना दें। आप उनसे कहें कि आप इतना आपको मैंने बता दिया, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से। आपको टाइम मिलता है, आप उस टाइम में पढ़ें, आप उस टाइम में रिसर्च करें, और फिर आप उस पे उसको जो है वो आगे ट्रीट करें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जिस नोबल प्रोफेशन में है, इसमें बेईमानी की या उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमने कभी कोई गलती की है या कोई ऐसा किया, तो अब हम अपनी गलती को संवार सकते हैं। हम अपनी गलतियों को किस तरह संवारेंगे, क्योंकि हम अपनी नॉलेज को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं हर बार आप लोगों को बार बार कहती हूँ, कभी भी जो है आपने जो अपने आप का अपने मकसद से जो है 1 मिनट के लिए भी जो है वो इधर उधर
नहीं होना। अगर आप अपने मकसद से भटक गए तो इसका मतलब आप एक भटके हुए इंसान हैं और आप अपनी मंजिल से बहुत दूर है। और दूसरी चीज, जब आपने कोई नया काम शुरू करना है, कोई भी आपने एफर्ट कर रहे हैं, अपने फील्ड के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अपने फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं, अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस में एफर्ट कर रहे हैं, और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपने कभी परेशान नहीं होना, आपने उसको कोई आंसर नहीं करना। देखें, लोग उसी लोगों को डिस्कस करते हैं जो किसी तरफ जा रहा होता है, जो कामयाबी की तरफ जा रहा होता है। वही सितार जो सितारा आसमान पे होता है, चमकता है, उसी को तो लोग देखते हैं। जो घरों में बंद है, उनको कौन देखता है? तो इसीलिए जो कोई भी लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट जो है, कहते हैं, वो शेर पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं, गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो ये क्या था यार, ये मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, तुंद ये बात से ना घबराए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुंद ये मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब कभी भी आप पे कोई तनकीद होती है या कोई आप पे हंसता है, तो कभी भी आप इस बात से, इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई कहता है आप पागल हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। इसलिए आप कभी भी इस बात से ना घबराएं, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपको गलत कमेंट्स देता है। और एक बात जहन में रखें, जब कोई आपको गलत कमेंट देता है, उस गलत कमेंट का जवाब कभी गलत कमेंट से ना दें। अगर कोई आप पे गुस्सा करता है, तो आप उसका जवाब जो है अपनी पेशेंस से दें। आप गुस्सा करके ये शो कर रहे हैं कि वो जिस लेवल की बात कर रहे हैं, आप भी उसी लेवल पे आ गए। आपने अपना लेवल बुलंद रखना है। आप एक नोबल प्रोफेशन से हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आपने अच्छा डॉक्टर बनना है। एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान है पेशेंस, पेशेंस और हार्ड वर्क। आपने पेशेंस से काम करना है, आपने हार्ड वर्क से काम करना है। कामयाबी अल्लाह ताला आपको साथ साथ रखेगी। मुझे जो है आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अक्सर मेरे पास जो है, आपको एक बात आप लोगों से भी डिस्कस करती जाऊँ, मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं, जैसे मेरे शोज़ होते हैं टीवी के, रेडियो के और हर जगह, और आपको पता है इंटरनेशनली भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 2-3 शो आए हैं वहाँ के टीवी से, कि आप जो है देखें, फिज़ियोथेरेपी को कोई पहले जानता ही नहीं था, फिज़ियोथेरेपिस्ट को इम्पोर्टेंस ही नहीं मिला करती थी। अब मैं भी तो फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी जो बात करती हूँ, वो फिज़ियोथेरेपी के बारे में ही बात करती हूँ, अपने फ़ील्ड के हिसाब से बात करती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं होता मेरे आगे कोई सर्जन बैठा है, कोई डॉक्टर, कोई फिलोसोफर बैठा है। मुझे अपने फील्ड पे कमांड है, मुझसे जो पूछेंगे वो चीज़ मैं उनको ब्रीफ कर सकती हूँ। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे लोगों, वहाँ पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है, लोग भाग के वहाँ जाते हैं, लेकिन वो लोग मुझे हायर कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि लेकिन मैं पैसे नहीं लेती, ये बात मैं आपको बार-बार बताती हूँ। तो वो लोग जो है फिजियोथेरेपी के लिए मुझे, अब मेरे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, वरना तो फिजियोथेरेपी को कोई पूछता ही नहीं था कि कौन फिजियोथेरेपिस्ट, क्यों उसको टीवी का टाइम खरीदा हुआ होता है, आपको पता है। उसमें टीवी में जो है वो उन लोगों को देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग या बहुत मशहूर लोग होते हैं। अब तो ख़ैर अल्लाह पाक ने जो है मुझे उस लेवल पे पहुँचा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के सबसे बड़े-बड़े चैनल्स, और अब इतने लोगों की रिक्वेस्ट है टीवी चैनल्स की, जो कि मैं अभी सोच समझ के एक्सेप्ट करूँगी। तो जैसे मैं बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के 3-4 शो हैं, कनाडा के हैं, बांग्लादेश वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया वाले। तो ये सब क्या है? ये हमारे फ़ील्ड की कामयाबी है, जो हम अपनी कामयाबी इस तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैडम आप काउंसिल के लिए आवाज़ बुलंद करें। कौंसल बनाना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो किसी का कोई मुझे रोक नहीं सकता, और क्योंकि लेकिन इसमें मुझे आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। अब जो ये लोग बात करते हैं कि आप काउंसिल के लिए आवाज़ उठाएँ, आप इस लेवल पे पहुँच गई हैं। देखें, जब भी कोई भी कंट्री बनता है, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन बनती है, उसका एक सरबराह होता है, उसका एक रिप्रेज़ेंटर होता है जो उसकी आवाज़ बनता है। आवाज़ मैं अब भी फिज़ियोथेरेपी की हूँ, लेकिन दूसरी तरह, लेकिन जब सब लोग मजमूई तौर पे सब यूनिटी के साथ किसी एक को अपना रिप्रेजेंटर बनाते हैं कि ये शख्स, अगर मैं कहीं आवाज बुलंद करती हूँ तो वो यही कहेंगे आपका इनसे क्या ताल्लुक, आप तो इस लेवल पे पहुंची हुई हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर यूनिटी के साथ किसी एक को रिप्रेजेंटर बनाते हैं, तो हम हायर लेवल पे जाके गवर्नमेंट से बात करना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा इशू नहीं है। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सब में यूनिटी होना और किसी एक आदमी पे ट्रस्ट करना, उसको अपना रिप्रेजेंटर, बगैर रिप्रेजेंटर बनाए हुए आप मैं किसी एक की आवाज नहीं बन सकती। लेकिन अपने तौर पे मैं जितना काम कर सकती हूँ, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, पहले तो फिजियोथेरेपी को कोई जानता ही नहीं था। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, आप लोगों को वेबिनार देना शुरू किया, तो मुझे ये कमेंट्स आए कि मैडम के पास कोई और काम नहीं है, कि वो सिर्फ वेबिनार्स ही करती रहती है या काम। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरे इस मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज अल्लाह पाक ने मुझे उस जगह पहुंचा दिया। अल्लाह पाक का बहुत करम है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, और मेरी दुआ है आप भी मुझे फॉलो करें और मैं आप लोगों को फॉलो करूं, और हम अपने फील्ड को हद तक लेके जाएं। जहां तक काउंसिल की बात है, आप सब लोग यूनिटी करें, रिप्रेजेंटर बनाएं, हम सब मिलके काम करेंगे, और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए ये चीज़ कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है और अपनी मेहनत पे और आप सब लोगों पे। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर कोई ऐसी गलत बात मुँह से निकली हो और किसी की दिल आज़ारी हुई हो या किसी को गलत महसूस हुआ हो, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बाकी मेरी नॉलेज में अगर कहीं कोई कमी हो तो आप सब में से जो चाहे मुझे करेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं अल्लाह के सिवा कोई भी किसी की भी ज़ात जो है वो परफेक्ट नहीं है। बाकी जज़ाक अल्लाह ख़ैर, अपने किसी नए सेशन में मिलेंगे। अ, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा।